देखिए एविडेंस में आपका धारा 65 चल रही थी भाई, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए धारा 65 का 2 क्लास बताया जाए, फिर एक बार हल्का सा 1 मिनट दोहरा दिया जाए और तब आपका आगे उसमें बढ़ा जाए। धारा 65 में ये बताया गया कि 7 कंडीशन दी गई हैं, जिनमें आप सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य दस्तावेजों का या गौण साक्ष्य कहिए या निकृष्ट साक्ष्य कहिए दिया जा सकता है, निकृष्ट भी कहा जाता है। अब पहली कंडीशन हम काफी कल डिटेल में बताया था, ज्यादा समय लगा था। दूसरी कंडीशन आपका बताई जा रही थी, इसी में अभी आधा ही बताया गया था। दूसरी फिर से देखिए, जबकि अब देखिए उदाहरण जो कल बताया गया था उसी उदाहरण पर सब चलता रहेगा, ये नहीं नया उदाहरण है। दूसरी कंडीशन है जबकि मूल के दूसरी बता दिया गया था, तीसरी पर ही रुका था। देखिए तीसरी, जबकि मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो। नष्ट हो गया हो का मतलब जल गया, या चूहों ने कुतर डाला या दीमक ने खा लिया, और खो गया हो मतलब गुम हो गया हो, यानी कि या तो बस में या ट्रेन में या कहीं बैग ही गिर गया और आपका मूल कापी उसी के साथ क्या हो गई, खो गुम हो गई। अथवा उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भूत अन्य किसी कारण से उसे युक्त समय में पेश नहीं कर सकता। इसी शब्द को समझना है, शब्द थोड़ा घुमावदार है। जो पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है, अगर उसने कुछ उपेक्षा बरती है, लापरवाही बरती है, तब ये लापरवाही क्षम्य नहीं। अर्थात अंतिम नियम इसका ये है कि जो पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य पेश कर रहा है वह दिखा दे कि हमने पूरी सावधानी बरती, पूरी सतर्कता बरती, तब भी मूल कापी समय पर हम पेश नहीं कर पाए। अतः ऐसी दशा में आप हमारा द्वितीयक साक्ष्य क्या करिए, ले। जैसे कि पूरी सतर्कता यानी कि हमने पूरा प्रयास किया खोजने का, कहीं हमारी कोई गलती नहीं थी, आपका रख दिया नामा कहीं मिल नहीं रहा है, अतः आप हमारा कौन सा साक्ष्य ले लीजिए, द्वितीयक प्राथमिक साक्ष्य मिलना क्या है, मुश्किल। चौथा देखिए भाई, जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो 1-2 मूल कापी बनाइए जो आसानी से उठाकर न्यायालय में लाया नहीं जा सकता। इस पर 3-4 उदाहरण दिमाग में बैठाने हैं। जैसे कि आप यात्रा करते हैं तो पेड़ों पर नंबरिंग रहती है, पेड़ों की संख्या गिनने के लिए नंबरिंग रहती है। अब कितने पेड़ हैं, अब क्या एक पेड़ को उखाड़ कर पेश किया जाएगा न्यायालय में, बताइए। तो आसानी से वे पेड़ कोर्ट में लाए जा सकते हैं कि नहीं, नहीं लाए जा सकते। ऐसी दशा में एक व्यक्ति जाएगा और पेड़ों की गिनती करेगा और गिनती करके लिख कर क्या करेगा, संख्या न्यायालय को बता देगा, और ये जो संख्या बताई गई है ये प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएगी कि द्वितीयक प्राथमिक नहीं है, द्वितीयक कहा जाता है। जब मूल भाई जब पेड़ ही आ जाए तभी तो प्राथमिक, फिर याद रखिए प्राथमिक का जब पेड़ स्वयं पेश कर दीजिए तब प्राथमिक, और वो पेड़ गया है नंबर डालकर क्या किया है, आ गया, तो ये द्वितीयक साक्ष्य। दूसरा देखिए, जैसे कि लौह स्तंभ होते हैं, दीवार पर लिखे शब्द होते हैं, पत्थर पर लिखे शब्द होते हैं, किसी मकान पर शब्द लिखे गए हैं, तो जो मूल हैं ऐसी कंडीशन में है कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। तो बस न्यायालय में ये दिखाइए कि हजूर मूल इस नेचर का है कि आसानी से आपका वहाँ से आपके न्यायालय में
नहीं लाया जा सकता। अतः मूल कॉपी की जगह पर हमारा कौन सी कॉपी स्वीकार कर लीजिए, कौन सा स्वीकार कर लीजिए, द्वितीय यानी कि फोटोस्टेट कॉपी या जो भी हो। इसके बाद अगला देखिए, जबकि वह धारा 74 के अंतर्गत एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक दस्तावेज है। इसका मतलब ये हुआ कि लोक दस्तावेजों की मूल कॉपी नहीं पेश की जाती। आपका कैसी कॉपी पेश की जाती है? प्रमाणित प्रतियां। और जितनी लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां रहेंगी, आपका वे प्रतियां दिमाग में बैठाए रहिए, प्राथमिक साक्ष्य नहीं बल्कि कैसा साक्ष्य मानी जाएंगे, द्वितीय। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मूल कॉपी है और उसकी प्रमाणित प्रति आपने पाई है और धारा 74 के तहत वह कह सकते हैं कि आपका लोक दस्तावेज है, ऐसी दशा में वह जो प्रमाणित प्रति है प्राथमिक साक्ष्य नहीं बल्कि कैसा साक्ष्य होगी, आपका द्वितीय। अब क्यों मूल कॉपी न्यायालय में पेश करने से सरकारी दस्तावेजों का मना किया गया है, ये डिटेल में रीजन हम सेक्शन 74 में बताएंगे। यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट निकाला जाए, इसको डिटेल में हम कहाँ बताएंगे, 74। अगला देखिए, जब मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में किसी भी अन्य विधि द्वारा मान्य हो। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला जो खंड बताया गया वह तो केवल धारा 74 में आने वाले पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया था, लेकिन जो नीचे वाला खंड है उसको और व्यापक करता है। यानी कि अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कहीं भी ये वर्णन किया गया हो कि इस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति आप पेश कर सकते हैं, या भारत में जितने कानून लागू हैं अगर किसी कानून में इस बात का उल्लेख हो कि आप इस चीज की कौन सी कॉपी पेश कर सकते हैं प्रमाणित, तो जो प्रमाणित प्रतियां ऐसे पेश की जाएंगी वह प्राथमिक साक्ष्य न होकर कौन सा साक्ष्य मानी जाएंगी। जैसे एक उदाहरण, जैसे बैंक का मामला है, जो बैंक में होता है तो बैंक का वही अधिनियम 1891 अलग बनाया गया है और बैंक में जो कानून चलता है मैंने अलग से, उस कानून में इस बात का उल्लेख है कि बैंक वाले मूल कॉपी नहीं देंगे बल्कि कैसी कॉपी देते हैं, प्रमाणित। तो जो बैंक वाले प्रमाणित कॉपी दिए तो बैंकिंग कानून में ये प्रावधान है, उसकी प्रमाणित प्रति जहाँ भी आवश्यकता पड़े आप क्या कर सकते हैं, तो ये द्वितीयक साक्ष्य माना जाएगा कि प्राथमिक, तो द्वितीयक माना जाएगा, प्राथमिक नहीं, क्योंकि मूल कॉपी किसके पास रहती है, बैंक के। अगला देखिए आपका, जब मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित हैं जिसकी न्यायालय में सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बहुत व्यापक वे में है, यानी कि बहुत बिखरा हुआ है और न्यायालय में जो साबित करना है वह एक पन्ना साबित नहीं करना है बल्कि मूल कॉपी का सार क्या निकला। सार का मतलब कि निचोड़ इसमें क्या है, यानी कि आपका एक उदाहरण मैं इस पर बता रहा हूँ, सब भाई सटीक रहेगा। उदाहरण आपका सुब्रत राय के मामले में, सुब्रत राय के मामले में जब जांच की गई तो कई ट्रक आपका कागज पत्र सीबीआई के पास थे, कई ट्रक थे, ट्रकों में भर कर आए। अगर वे सारे ट्रकों के कागज पत्र कहाँ पेश किए जाते, कोर्ट में, तो ये संभव कोर्ट में जगह ही नहीं है,
कि ये सारे कागज पत्थर रखे जा सके। तो ऐसी दशा में किया क्या जाता है, एक पन्ना काम का नहीं है, जो पूरा निचोड़ है ट्रकों का, यानी कि जो पूरी बातें लिखी गई हैं उसमें क्या निकालना है, सार, यानी कि मुख्य बात है। तो पूरा दस्तावेज पेश न करिए, बल्कि उसका क्या कर दीजिए, सार, मुख्य बातें। तो जो मुख्य बातें नोट करके पेश करेंगे वो प्राथमिक साक्ष्य नहीं, कौन सी साक्ष्य होगी, इसके बाद आपका हमने बताया था, फिर कंसेप्ट बनाइए। धारा 65 में वी कंडीशन भी बताई गई है, जिनमें सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हैं और कौन सा द्वितीयक साक्ष्य आप दे सकते हैं वह भी बताया गया है। अब आपका सभी खंडों को एक जगह एकत्र करना है, सातों को। पहला खंड देखिए, सातों में अलग अलग पूछा जाता है कभी कभी। यानी कि एच तक हम बता दिए हैं 7 खंड। पहला में हमने बताया था कि मूल कापी क्या किया हो, खो गया हो, तो ऐसी दशा में आपका नहीं, मूल कापी किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या सत्याधीन है, बताया गया था। तो इसमें कौन सा द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, तो पहले खंड में कोई भी द्वितीयक साक्ष्य, यानी कि खंड आपका ए, 3 खंड एक साथ पढ़ना है, ए, सी और डी। फिर से एक बार इसको तैयार कर दीजिएगा पर। ए, सी और डी में जो दस्तावेज आते हैं उनमें द्वितीयक साक्ष्य कैसा पेश किया जाएगा, तो कोई भी द्वितीयक साक्ष्य। इसके बाद जो खंड बी में आते हैं उसमें कौन सा पेश किया जाएगा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, लिखित स्वीकृति। बताया गया था कल कि लिखित क्या केवल पेश किया जाएगा, स्वीकृति। और इधर आपका खंड अंगों और च में कर सकते हैं किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य, लेकिन आपका जो 2 पॉइंट बचते हैं आपका प्रमाणित प्रतियां। देखिए प्रमाणित प्रति पूछी जाती है, ई और एफ। ई और एफ याद रखिए भाई। ई और एफ ये कहती हैं कि दस्तावेज की कौन सी प्रति आप पेश करेंगे, प्रमाण। तो अगर ई और एफ में मामला आ जाता है तो केवल कौन सी प्रति आप दस्तावेज की द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करेंगे, कोई नहीं, केवल कौन सी, अटेस्टेड कॉपी, यानी कि प्रमाण जो दस्तावेज है। और अंतिम हमने बताया उसमें आपका ये नियम है कि आपका दिया गया है कि अवस्था 6 में, यानी कि इसका मतलब कि एच में, दस्तावेज के साधारण परिणाम का साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है। फिर लास्ट लाइन आई है, लास्ट पॉइंट। ये आपका कम पूछा जाता है, मैं फिर बता दूं, लेकिन एक बार बता दिया जाए हल्का सा। लास्ट पॉइंट पर फिर आइए, अगर दस्तावेज कई प्रतियों में है और इतने प्रतियों में है कि सभी प्रतियां न्यायालय में पेश किया जाना संभव नहीं, और जो न्यायालय को चाहिए वे सभी प्रतियां नहीं, बल्कि उसका सार चाहिए, प्रोट चाहिए, मुख्य बात चाहिए, तो एक व्यक्ति क्या करेगा, उसके दस्तावेजों की परीक्षा और उसमें से क्या निकालेगा, मुख्य बातें, और मुख्य बातें निकाल कर कहाँ पेश कर देगा, न्यायालय में। तो हम बताए थे कि ये कौन सा साक्ष्य माना जाएगा, यानी कि बेरट में है। इसको थोड़ा कम ही पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 7 पॉइंट जरूर याद रखिए। अगला देखा जाए 65 ए से हम जोड़कर बताए थे 66। फिर देखिए अब धारा 66 भाई शुरू किया जाए आपका। कल आधा छुट्टी थी, फिर एक बार हम शुरू कर रहे हैं। आपका धारा 66 से भी क्वेश्चन बना है। देखिए धारा 66 देखा जाए आपका,
देखिए धारा 65A कब बताया गया था कि पूरक धारा कौन है। 65A में पहले आइए, यदि यह दर्शित किया जाता है या प्रतीत होता है कि जो मूल कापी है यानी कि प्राथमिक साक्ष्य है ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्ति के अधीन है। और 3 बातें हमने बताई थी। इसके बाद हमने बताए थे कि यह तब द्वितीय साक्ष्य पेश किया जाएगा जब धारा 66 के तहत इसकी सूचना किसको दे दी गई हो, द्वितीय पक्षकार। अब यही सतर्क आपका फिर 66 आइए, सूचना कौन देगा, पहला पक्षकार। दूसरा क्वेश्चन सूचना लिखित में होगी। तीसरा क्वेश्चन बताया गया था कल ही कि सूचना किसको दी जाएगी, वो जरूर याद रखिए। दूसरे पक्षकार को, उसके अटॉर्नी को, उसके प्लीडर को, उपायुक्त सभी। तो सूचना किसको दे, सूचना देना वैध नहीं माना जाएगा, एजेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है एमपी में, गलत न हो। किसको सूचना देना धारा 66 के तहत वैध नहीं माना जाएगा, एजेंट को। लेकिन 6 कंडीशन ऐसी धारा 66 में है जहाँ की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात बिना सूचना दिए ही आप द्वितीयक साक्ष्य क्या कर सकते हैं फिर। और वही 6 कंडीशन आपका जाननी है। देखिए आपका 6 कंडीशन, फिर एक बार उदाहरण बना दिया जाए, हल्का सा भाई स्पीड बढ़ाया गया है, अपना नए लोग थोड़ा सतर्क होकर समझे। एक चाहता है कि वह बी के खिलाफ कैसा साक्ष्य दे दे, द्वितीयक साक्ष्य दे दे। और मामला किसमें आ रहा है, 65 के किस क्लास में, ए। तो सामान्य नियम ये है कि ए द्वारा बी को सूचना दी जाएगी कि आप मूल कॉपी लेकर आइए, और आप नहीं आते तो हम कौन सी कॉपी पेश कर देंगे। किसके द्वारा सूचना दी जाएगी, ए द्वारा। सूचना अभी बताया गया किसको दी जाएगी, बी को, या बी के अटॉर्नी को, या बी के प्लीडर। सूचना लिखित होगी कि मौखिक, लिखित होगी। और बी द्वारा जैसे निर्धारित है, निर्धारित नहीं है तो न्यायालय जैसे उचित माने। लेकिन 6 कंडीशन वही याद रखना है, 6 दशाएं ऐसी हैं जहां ए द्वारा बी को सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए धारा 65A की दशा साबित कर दे, बी को सूचना न दे, और बिना सूचना के ही ए न्यायालय में सेकेंडरी एविडेंस क्या कर दे। तो कितनी कंडीशन है, 6। अब 6 को वही देखना है। देखिए भाई 6 कंडीशन क्या करती है। जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है, यानी कि इसका मतलब कानून की राय ये है कि सूचना को साबित करने के लिए पुनः सूचना देना आवश्यक नहीं। तो कम से कम एक सूचना सीपीसी में दिलवाई जाए और उसको साबित कराई जाए। तो देखिए ध्यान से भैया, सीपीसी की धारा 80 समझिए। इस पर उदाहरण किसको सेट किया जा रहा है, सीपीसी की धारा 80 का अच्छा उदाहरण। सीपीसी की धारा 80 बताती है कि जब सरकार के खिलाफ या लोक सेवक के खिलाफ आप सिविल सूट दायर कर रहे हैं तो ऐसी दशा में सरकार को कितने दिनों पूर्व सूचना दीजिए, 60 दिन, यानी कि कितने माह, 2 माह पूर्व क्या दीजिए, सूचना। हाँ, अब ये है कि 2 माह बीत गया, उसके बाद आप सरकार के विरुद्ध वाद दायर कर रहे हैं, तो क्या सरकार को पुनः सूचना दी जाएगी कि जो हम मूल कॉपी आपको भेजे थे लेकर आइए, नहीं तो हम द्वितीयक साक्ष्य पेश कर देंगे। ये तो सूचना अनंत काल तक चलती रहेगी, सूचना के बदले सूचना पर सूचना, सूचना पर सूचना। तब सरकार को दोबारा सूचना नहीं देनी है कि आपके पास हम जो लेटर भेजे थे वह लेकर आइए।
आपके पास जो सेकंड कॉपी है वह सरकार को बिना सूचना दिए हुए ही आप क्या करिए, पेश करिए। वैसे भी सरकार जल्दी मूल कॉपी पेश नहीं करती। तो यानी कि सूचना के बदले सूचना ही साबित करनी है कि हमने सरकार को सूचना दी है, तो सरकार को पुनः इस बारे में सूचना नहीं देनी है कि हम आपको क्या किए थे, सूचना दिए थे, क्योंकि ये सिलसिला अनंत हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर सूचना को साबित करना है कि हमने आपको सूचना दिया था, तो उस बारे में आपका कह सकते हैं कि सरकार को दोबारा सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको क्या दिया था, एक बार दे दिए तो पर्याप्त। दूसरा देखिए, जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाए। यहाँ उदाहरण देखिए, अर्थात एक द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है तो सामान्य नियम यह है कि बी को सूचना दे, क्योंकि मूल कॉपी बी के कब्जे में है या बी के शक्ति के क्या है। लेकिन आपका दूसरा अपवाद ये है कि अगर प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा, प्रतिपक्षी मतलब कौन, बी अगर ये जानता है कि न्यायालय हमसे कहेगा कि मूल कॉपी क्या करिए, पेश करिए, तो भाई कहेगा तो आप क्यों नहीं पेश कर रहे। अब ये सूचना दे आपको और फिर ये द्वितीयक साक्ष्य पेश करे, तो जब आप जानते हैं कि न्यायालय मूल कॉपी की आपसे क्या करेगा, मांग करेगा, तो ए बिना बी को सूचना दिए पहले बी को मौका दिया जाता है ये मूल कॉपी क्या करेगा। अगर भी मूल कॉपी नहीं लाता तो ऐसी दशा में ए कौन सा साक्ष्य प्रस्तुत कर देगा बिना सूचना के, द्वितीयक। सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बी को ये जानना ही होगा कि उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मूल कॉपी क्या करेगा। तीसरा देखिए, जबकि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है, यानी कि ये न्यायालय में साबित कर दे जो मूल कॉपी बी के कब्जे में है या बी के शक्ति के अधीन है, और जो बी ने मूल कॉपी पर कब्जा किया है वह स्वेच्छा से हमारे नहीं किया, हमारे साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, मूल कॉपी ले लिया या बल का प्रयोग किया, यानी कि धमका कर या हमारे हाथ से मूल कॉपी क्या किया, छीन लिया और अपने पास ही रखा। तो बताइए, क्या एक को पहले सूचना दे कि मूल कॉपी लाओ, नहीं तो हम द्वितीयक साक्ष्य पेश करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बी ने गलत काम किया है और फ्रॉड करके या बल का प्रयोग करके इसे मूल कॉपी क्या की है, प्राप्त। तो ये सूचना नहीं देगा, बिना सूचना के ही न्यायालय में कौन सा साक्ष्य पेश कर देगा। अगला देखिए, जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है, इसका मतलब बी या बी का एजेंट न्यायालय में हाजिर है, मूल कॉपी बैग में या झोले में रखा है लेकिन पेश नहीं कर रहा है, तो लेकर धुना बजाओ भाई। आखिर जब ये मूल कॉपी लेकर न्यायालय में खड़ा हो तो पेश करो, और नहीं पेश करता तो अब ए बी को सूचना नहीं देगा, बस ए क्या काम करेगा कि बी नहीं मूल पेश करता तो द्वितीयक साक्ष्य कौन पेश कर देगा, सूचना देने की आवश्यकता नहीं। पांचवा देखिए, जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया, इसका मतलब कि प्रतिपक्षी कौन है इस उदाहरण में, बी, यानी कि बी या बी के एजेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मूल कॉपी हमसे क्या हो गई, खो गई। जब खो गई
तो सूचना क्या देना है? भय ही नहीं। तो सूचना किस बात की? बिना सूचना दिए ही एक द्वितीयक साक्ष्य क्या करे? प्रस्तुत। अंतिम देखिए, जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर हैं या न्यायालय की आदेशिका के अधीन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बी न्यायालय की आदेशिका के क्या है? बाहर, यानी कि ए दिखा दें कि हजूर हम सूचना नहीं देंगे बी को। क्यों? क्योंकि ये आपकी आदेशिका के बाहर हैं, अर्थात आप आदेश भी जारी करेंगे तो उस जगह पर आपका आदेश पहुंचेगा ही नहीं जहां भी है। तो हम सूचना क्यों दें? हमारा द्वितीय साक्ष्य बिना सूचना के ही क्या कर लीजिए? स्वीकार। या दूसरा कंडीशन है, ये दिखा सकता है कि हजूर भी न्यायालय की आदेशिका के पहुंच के बाहर हैं, अर्थात अगर आप बी के खिलाफ मूल कॉपी प्रस्तुत करने का आदेश भी देंगे तो आपके आदेशिका का पालन करने के लिए कौन बाध्य नहीं है? बी। तो समय क्यों गवाया जाए? आप हमारा कौन सा साक्ष्य स्वीकार कर लीजिए? द्वितीय, और हम बी को सूचना नहीं। तो एक बार और कहीं कंपटीशन में ये क्वेश्चन कम बना है, एमपी में एक दो बार जरूर बना कि कब सूचना देनी आवश्यक है या कब सूचना देना आवश्यक नहीं है। एमपी में जो ज्यादा बना है, सूचना लिखित दी जाएगी कि मौखिक, ये क्वेश्चन, और सूचना कौन देगा और किसको देगा, ये क्वेश्चन बना। हो सकता है बिहार में भाई रिपीट कर दे। आइए अब कंसेप्ट बनाइए भाई, तब आपका और पढ़ाया जाएगा। देखिए आप दो कंसेप्ट बनाइए, क्योंकि अगली 10 धाराएं इसी कंसेप्ट पर चलेंगी। दस्तावेज को हम दो प्रकार में बांटते हैं, यानी कि दस्तावेजों को दो प्रकार में बांटते हैं। देखिए, एक दस्तावेज ऐसा होता है जिसका निष्पादन या एग्जीक्यूशन आवश्यक होता है, यानी कि जो व्यक्ति दस्तावेज तैयार किया उसकी साइन या अंगूठा चिन्ह लगता है, और दो गवाह का भी लगता है। यानी कि कितने गवाह? तो गवाह न मार दीजिएगा, समझाने के लिए बताया जा रहा है। अटेस्टेड विटनेस, इसको लीगल भाषा में क्या कहा जाएगा? अनुप्रमाणित साक्षी। यानी कि आपका, देखिए फिर एक बार देखिए, एक दस्तावेज इस प्रकार का होता है जिसका निष्पादन के लिए, यानी कि जिसकी मान्यता के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार ने भी उस पर उसका निष्पादन किया हो। निष्पादन का मतलब कि अपना या तो साइन किया हो, मैं बताया था, या क्या लगाया हो, अंगूठा चिन्ह। और दूसरा ये है कि दो अनुप्रमाणक साक्षी या अटेस्टेड क्या होने चाहिए? विटनेस, गवाह न कर दीजिएगा, अनुप्रमाणक है। अनुप्रमाणक, दो अनुप्रमाणक साक्षी होने चाहिए, यानी कि इसको कहते हैं अटेस्टेड विटनेस। अब अटेस्टेड विटनेस करते क्या है ये आपको जानना। अटेस्टेड विटनेस ये जो दो हैं, बना लिया जब है उदाहरण बी तथा सी, ये ए को इस दस्तावेज पर या तो अंगूठा चिन्ह लगाते हुए या साइन करते हुए देखें। कौन देखेंगे? अनुप्रमाणक साक्षी। कितने? कम से कम दो। अगर बाद में कभी ये मुकरता है कि हमने साइन नहीं किया, तो ऐसी दशा में आपका जब ये मुकर गया, यानी कि प्रत्याख्यान कर दिया, डिनाई कर दिया कि ये मेरा साइन नहीं है, तो अब किसको बुलाया जाएगा? बी और सी, यानी कि अनुप्रमाणक साक्षी को। अब गवाह छोड़ दीजिए, गवाह भाई समझाने के लिए बताया गया, लीगल भाषा में समझिए, गवाह शब्द नहीं देगा, क्या देगा? अनुप्रमाणक साक्षी, अटेस्टेड विटनेस।
अब समस्या ये है कि मान लीजिए कि दोनों नहीं मिले, अनुप्रमाणक साक्षी केवल एक मिल गया, यानी झारखंड और बिहार ज्यादा क्वेश्चन बनाता है, एक ही मिल गया और आकर न्यायालय में गवाही दे दिया कि हमारे आंखों के सामने ही तो ए ने इस दस्तावेज पर साइन किया या अंगूठा चिन्ह लगाया था, अतः यह साइन एक ही है, तो काम चल जाए। यानी कि दो में से कितना कम से कम आ जाए, इसको हमें पढ़ाना है अभी अगली धाराओं में। दूसरा नियम देखिए, कुछ दस्तावेज ऐसे होते हैं जिनमें अनुप्रमाणक साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से कोई माने करार करता है और करार ऐसा होता है जिसमें ए का हस्ताक्षर हो गया, इस करार पर किसका हो गया, बी का। तो प्राथमिक द्वितीयक में बताइए तो ए और बी ने इस दस्तावेज पर दोनों ने साइन किया है, तो ये दस्तावेज दोनों के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि इस दस्तावेज को दोनों ने क्या किया है। अब साइन नहीं और अंगूठा चिन्ह नहीं याद रखना है, अब उसको लीगल भाषा में याद रखना है, कौन, निष्पादक। तो अब और इसके लिए गवाह की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि अनुप्रमाणक साक्षी की कोई जरूरत नहीं। अब अगली धाराएं केवल और केवल अभी ये बताएगी कि अगर पहली कैटेगरी में आ जाता है दस्तावेज तब कैसे साबित किया जाएगा, और दूसरी कैटेगरी में आ जाता है तब कैसे साबित किया जाएगा। और अब आपका कह सकते हैं कि दूसरे में हमने बताया कि निष्पादन तो हुआ है लेकिन किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, भाई गवाह नहीं, उसको लीगल भाषा में अनुप्रमाणक साक्ष्य। अब इसी को आइए हम देखते हैं एक करके भाई मेरिट की भाषा में। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बाद में बताया जाएगा, भाई अभी छोड़ा जा रहा है एक जगह। आइए धारा 67 देखिए, 67 कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी को अंडरलाइन ज्यादा करना है। जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या हस्तलेख साबित किया जाए। देखिए एक उदाहरण देखा, यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति 67 चल रही था, यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखी गई अभिकथित है, मैंने कहा गया है, तो वह यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या वह लिखावट या आदि उसकी लिखावट उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है या साइन उसी का है या अंगूठा चिन्ह उसी का। तो सामान्य नियम है, देखिए आपका ए मान लीजिए आपका ये इस दस्तावेज पर ए ने क्या किया है, साइन किया है, या इस दस्तावेज को ए ने क्या किया है, लिखा है, या इस दस्तावेज को पूरा न लिखकर कुछ भाग लिखा है। कैसा भाग, कुछ भाग, या इस दस्तावेज पर क्या लगाया है। तो 67 एक सामान्य नियम बताती है कि न्यायालय में इस बात को साबित करना पड़ेगा कि ये लिखावट, ये अंगूठा चिन्ह या ये साइन किसका है, ए का। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये साबित किया जाए कि यह साइन या अंगूठा चिन्ह किसका है, ए का है, यानी कि एक सामान्य नियम। अगला देखिए आपका 68 महत्वपूर्ण है, 67 छोड़ दीजिए, अभी बताया जाएगा अलग से। ऐसी 68 आई, 67 से क्वेश्चन नहीं बनाया अब तक, 68 से बना है और 68 से कोरिलेट भी करना है और 2-3 लिखवाना भी। देखिए आपका भाई पहले 68 का नियम जानिए। यहाँ से क्वेश्चन झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तमाम राज्यों में बना है और बिहार एपीओ में भी आ सकता है।
68 को कवर करिए पहले। मान लीजिए आपका ये दस्तावेज तैयार हुआ और दस्तावेज ऐसा था जिसके लिए 2 अटेस्टेड विटनेस भी आवश्यक थे, तो ए ने साइन अपना कर दिया या अंगूठा चिन्ह लगा दिया, और इसको साइन करते हुए या अंगूठा चिन्ह लगाते हुए 2 अटेस्टेड विटनेस रहेंगे, देखेंगे तो कौन बना दिया जाए, बी तथा सी। यानी कि ए को साइन करते हुए या चिन्ह लगाते हुए किसने देखा, बी तथा सी ने, और उसके बाद बी भी साइन करेगा और इस पर कौन साइन करेगा, सी, छोटा साइन का। अब आपका समस्या कहाँ उत्पन्न होगी, देखिए आपका पहला नियम ये देखिए, जब तक ए इनकार न कर दे कि ये साइन मेरी नहीं है, ये जो 2 बी और सी हैं, यानी कि अनुप्रमाणक साक्षी, इनको बुलाने की कोई आवश्यकता, लेकिन ये कब तक बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ये क्या न कर दे, भाई ये अगर स्वीकार कर ले ये लिखावट मेरी है, ये साइन मेरी है, ये अंगूठा चिन्ह मेरा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ क्या है, सही। विवाद कब होगा आप लोग बताइए, जब ये इनकार कर दे कि ये हस्ताक्षर मेरा अब नहीं है। तो दूसरा उपाय 68 बताती है कि ये जो 2 अनुप्रमाणक साक्षी थे, दोनों को बुलाया जाए और न्यायालय में गवाही दिया जाए, ये देखे कि ए ने हमारे सामने ही साइन किया और ये साइन किसका है, ये का ही। लेकिन मान लीजिए इसमें से एक मर गया या मिल ही नहीं सकता या बहुत दूर निकल गया है और बुलाने में बहुत क्या लगेगा, खर्चा, तो क्या भी आकर न्यायालय में अगर गवाही दे दे तो क्या एक अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज का निष्पादन साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि अपर्याप्त? कितने अनुप्रमाणक साक्षी पर्याप्त होंगे? 1 2 3 4। कौन सी धारा? 68। बस यही याद रखना, यही क्वेश्चन बनना, मेरठ में बताएंगे, लेकिन ये तो याद रखिए। अब जहाँ जहाँ एक एक है, आप एक एक को एक जगह पकड़ लेना है और आपका 3-4 क्वेश्चन और बनाना है। एक एक में आ जाएगा आपका एक बिहारी सब पे भारी, तो याद रखिए एक बिहारी क्या, सब पे भारी, ये भी एक है। इसके बाद से आपका कह सकते हैं कि कब्जा में भी स्वामित्व में भी होता है। कब्जा को 10 में कितने अंक दिए जाते हैं, 9, और स्वामी को 1। लेकिन ये एक जो स्वामी है ये कब्जेधारी पर क्या पड़ जाएगा, भारी। तो उसी प्रकार आगे देखिए आपका इसको पढ़िएगा 91 से जोड़कर। अभी हम 68 शुरू नहीं किए मेरे, अभी कंसेप्ट चल रहा है, कुछ खोल ले। एविडेंस की धारा 91 बताया भी गया, अगर कोई दस्तावेज मूल प्रतियों में है और मूल प्रतियां माने कई हिस्सों में नहीं भाई, मूल जो है कई प्रतियों में, मूल एक ही बात कई प्रतियों में क्या की गई है, ये झारखंड और बिहार दोनों ने बताया। तो कम से कम कितनी प्रतियों को न्यायालय में पेश किया जा सकेगा, एक से काम चल जाए। कौन सी धारा, और 134 तो लगातार क्वेश्चन बनता है एविडेंस का, जे में भी बना यूपी और यूपी एपीओ में भी बना, कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मामले में एक भी गवाह आ जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन एक ना मार दीजिएगा। मैं शब्द क्या बता रहा हूँ, कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं। यहाँ सिद्धांत भी पूछा जाता है कि साक्षियों को गिना नहीं जाता, बल्कि क्या किया जाता है, तौला जाता है। और दूसरा सिद्धांत, साक्षियों की संख्या नहीं
बल्कि उसकी गुरुता यानी कि ग्रेविटी देखी जाती है कि गवाह में कितनी गंभीरता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है भाई। आपका 134 से जो है यूपीएपीओ में भी आया था इस बार, और इसके पहले वाले यूपीजे में, गलत ना हो। अभी हम वो 134 डिटेल में बताया जाएगा। अब 68 बेयरर देखिए भाई, बेयरर की भाषा भी नहीं हुई। ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित। तो अनुप्रमाणित जान लिया ना, कम से कम कितने होंगे अनुप्रमाणक साक्षी, यानी ये वाला नियम के लिए बनी है। देखिए बेर, यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, मैंने कानून कहता है कि 2 गवाह कम से कम क्या होने चाहिए, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी या कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय के आदेशिका के अधीन हो, साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो। तो यही तो बताया गया कि अगर दस्तावेज अनुप्रमाणित है, 2 अनुप्रमाणक साक्षी हैं, और तो कम से कम कितने अनुप्रमाणक साक्षी आ जाए तो साबित किया जा सकता है दस्तावेज को 1। कम से कम कितने? 1। पहला जो लाइन है ये। दूसरा देखिए, परंतु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो विल नहीं है और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि उसके निष्पादन का इनकार उस व्यक्ति द्वारा जिसने निष्पादन किया है न कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब तक जिस व्यक्ति ने साइन किया है, यानी कि ए ने, जब तक ये इनकार न कर दे कि ये साइन मेरी नहीं है, अर्थात मैंने इसका निष्पादन नहीं किया, तब तक आपका माने इन अनुप्रमाणक साक्षियों को बुलाना आवश्यक नहीं। लेकिन एक अपवाद इसमें वही बार बार अटैक कर सकता है, और वह अपवाद कौन है? विल यानी कि इच्छा पत्र यानी कि वसीयत। अब क्वेश्चन यहाँ एक बार बना है, अलग से उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, लिख लीजिए कि वसीयत को साबित करने के लिए अगर कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी आ जाता है तो पर्याप्त होगा। दोनों को आने की आवश्यकता है। इसको लिखिए। तो थोड़ा असल बात घुमावदार बेरक लिखा है, घुमावदार उसको सीधे में मैं लिखवा रहा हूँ। लिखिए भाई, वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी पर्याप्त होगा। कभी काल अलग से क्वेश्चन बन जाता है। वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी क्या होगा? पर्याप्त होगा। तो स्पष्ट लिखा है, जो बिल नहीं है उसके लिए नीचे वाला नियम लागू होगा। अब आइए 69 देखा जाए भाई, जहाँ तक 69 की बात है। अब आइए नियम बना लीजिए, बहुत आसान नियम। ए ने ध्यान से समझिए, इस दस्तावेज पर निष्पादन किया, मैंने साइन, और इसको साइन करते हुए कौन देखते हैं? बी तथा सी। तो बी तथा सी क्या कहलाएंगे? अनुप्रमाणक। अब आइए अगला 69 का नियम देखिए। ए भी मर गया या नहीं मिल सकता, बी भी मर गया या नहीं मिल सकता, और सी भी मर गया या नहीं मिल सकता। यानी कि सभी लोग कहाँ पहुँच गए? ऊपर, या गायब हो गए, पागल हो गए, साक्ष्य देने में क्या हो गए? अब समस्या 68 से हमने बताया कि 2 में से कितना कम से कम आ जाए? 1, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। अब क्या? अब नियम बस एक लाइन बस पकड़ना है, पॉइंट जो आपका जानना है। तो न्यायालय में इस दस्तावेज का निष्पादन साबित किया जाएगा
और 2 पॉइंट याद रखिए। 2 बातें न्यायालय में साबित की जाएंगी कि जो ये हस्ताक्षर हैं ये निष्पादक का है, यानी कि ये साइन किसका है, ए का। और ये जो 2 लोग हैं इनमें से कम एक का हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर है और यह इसी का साइन है, इस बात को साबित करना हो। फिर एक बात अगर न तो निष्पादक मिल पाए, निष्पादक मतलब ए, और न ही अनुप्रमाणक साक्षी कोई यानी कि बी और सी, तो उस दस्तावेज को कैसे साबित किया जाएगा? तो उसके लिए आवश्यक है कि ये साबित किया जाए कि जो साइन या जो लिखावट या जो अंगूठा चिन्ह कागज पर है वह निष्पादक का है, दूसरे का नहीं है। और दूसरी बात एक और साबित करनी पड़ेगी कि 2 अनुप्रमाणक साक्षियों में से एक साक्षी का इस कह सकते हैं कि दस्तावेज पर साइन। अब साइन के लिए अलग नियम बताया जाएगा कि हस्तलेख को साबित करने के लिए 7-8 नियम हम बताएंगे, बताया जाएगा। भाई एक जगह एकत्र करवाया जाएगा, लेकिन बस ये जानिए कि इनकी ही साइन है और इन दोनों में से एक की साइन है इस पर, ये साबित करके और दस्तावेज को हम क्या करेंगे, साबित। लेकिन ये कब? जबकि तीनों जिंदा और मर गए। चलिए मर गए, कैसे साबित करेंगे सर? कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएंगे? पुराना भाई लगाइए, बैंक में साइन किया हो, कहीं स्कूल में साइन किया हो, कहीं कागज न्यायालय में वाद पत्र डाल कहीं तो साइन होगा, चेक पर साइन किया होगा, ये बताया जाए। इसीलिए तो बताया कि 7-8 तरीके हैं, उसको अभी बताया नहीं गया। उसको बताया कि भैया थोड़ा छोड़कर निकल जाए। अगला देखिए भाई धारा 70, अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। ये भी कम पूछा जाता है, बस एक लाइन। तो बताइए आपका मैंने निष्पादन इस उदाहरण में किसने किया? ए ने। तो जब ये स्वीकार कर ले कि ये हस्ताक्षर हमारा ही है तो दिक्कत ही क्या है? भाई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुख्य विवाद तो इसी को लेकर है कि ए का साइन है कि नहीं, और ए एक्सेप्ट करता है कि ये साइन क्या है, मेरा। तो साबित करने की क्या आवश्यकता है? और जाकर कहाँ स्वीकार करता है? न्यायालय में। तो तुरंत हम बताए थे धारा 58 कि न्यायिक स्वीकृतियों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर एक बात मुझे एक लाइन की धारा, जब ये न्यायालय में इस बात को स्वीकार कर लेता है कि इस दस्तावेज का निष्पादन हमने ही किया, तो उसका हस्ताक्षर या निष्पादन अब साबित नहीं करना है, ये मान लिया जाएगा। अब साबित नहीं करना, धारा 58 की है, ये माना जाएगा कि ये साइन या अंगूठा चिन्ह किसका है, एक। वो अलग बात है कि ये कह दे कॉन्ट्रैक्ट की धारा 15 में कि साइन तो हमारी है लेकिन धमकी देकर करा ली गई। ये कह सकता है कि हम ही साइन किए हैं, लेकिन धारा 16 कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर दिया गया, असम्यक असर। धारा 17 में हमसे क्या करा लिया गया, अपराध। और 18 में मिथ्या व्यपदेशन। ये कह सकता है, लेकिन ये मैंने ये स्वीकार कर रहा है कि साइन हमारी है, लेकिन ये कह रहा है कि साइन हमने स्वेच्छा से नहीं, तो अलग बात है, लेकिन साइन हम साबित नहीं कर रहे। 71 देखिए, जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज का निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तब ऐसी दशा में निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। तो बता ही दिया गया है, ये कहता है कि हमने इस पर साइन नहीं किया या हमें याद ही नहीं है कि हम साइन किए थे कि नहीं किए। तो जब ये मुकरेगा तो इनको सही करने के लिए कितने लोग हैं, 2, और 2 में से कम कितना आ जाए, 1। तो ये साबित हो जाएगा कि ये साइन किसकी है। इसीलिए
ये लोग मैं बता दूं, गवाहों को जो रखते हैं गवाह तो नहीं कहा जाएगा लीगल भाषा में, लेकिन समझाने के लिए बताया जा रहा है अपने फेवर के लोगों को रखा जाता है। कल अगर वो बेचने वाला मुकर जाए, ये तो फर्जी हमारा हस्ताक्षर बना लिए हैं इत्यादि, तो कम से कम गवाह तो सकते रहे, हमारे पक्ष में क्या दे सके। इसे वसीयत को लिखवाते हैं तो गुप्त तरीके से गवाह बना देते हैं, या विवाह भी करते हैं आपका, तो गुप्त तरीके से गवाह अपने फेवर का बनाया जाता है। अगर कल मुकर जाए लड़का या लड़की तो गवाहों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ये भी याद रखिए क्योंकि वो भी एक सिविल संविधा है। तो गवाह अपने फेवर का रखिए, जब भी रखिए, ये नहीं कि उस पार्टी से पैसा लेकर क्या करे, मुकर जाए, वो टाइम बहुत ना हो। आइए 72 देखा जाए। उस दस्तावेज का 71 से भी कम क्वेश्चन बनता है, 71 से भी कम क्वेश्चन बना है। मैं बता दूं आपका 1%, फिर भी एक बार हम रिवीजन करा दे रहे हैं, मान लीजिए बन ही जाए। आइए धारा 72, उस दस्तावेज का साबित किया जाना, इसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, यानी कि विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना अपेक्षित नहीं है, तो कौन सी धारा काम करेगी, 72 काम करेगी, तो बना लिया जाए। यानी कि कोई करार किया गया और इस करार में केवल विक्रेता और क्रेता का ही हस्ताक्षर कानून कहता है कि पर्याप्त है, अनुप्रमाणक साक्षियों का हस्ताक्षर या अनुप्रमाणक साक्षी होने आवश्यक नहीं। तो इनको अब क्या करना है, धारा 72 में हटा देना है और किसकी अब साइन रहेगी दस्तावेज पर, केवल ए और बी। अब इसको कैसे साबित किया जाए, तो भाई इसको तो साबित करना ही पड़ेगा अन्य साक्ष्यों द्वारा कि ए की ही इस पर साइन है और बी की ही इस पर क्या है, साइन। लेकिन अब गवाह नहीं आएंगे क्योंकि गवाह आवश्यक थे कि नहीं थे, नहीं थे, ये भी कम पूछा जाता है। आइए धारा 73 आपका पूछा जाता है, फिर एक क्वेश्चन आपका धारा 73 ये है कि न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट का भी एक्सपर्ट होता है, ये सिद्धांत किस धारा में समाहित, ये पूछ सकता है। उसको अलग से लिखिए, न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ होता है, ये सिद्धांत किस धारा में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा कौन सी धारा, तो सेक्शन 73। ये पहला नियम आ रहा है, अभी सेक्शन ना पढ़िए, पहले नियम जानिए, विशेषज्ञों का विशेषज्ञ। एक उदाहरण पहले बताया जाएगा तब भाई समझा जाएगा। दूसरा ये देखा जाए, दूसरा आपका पॉइंट ये देखना है कि क्या न्यायालय स्वयं तुलना कर सकता है कि नहीं, और स्वयं तुलना करके स्वयं ये जान ले कि ये हस्ताक्षर, ये अंगूठा चिन्ह या ये हस्तलेख, और ये अंगूठा चिन्ह सही भाई, ये अंगूठा चिन्ह, क्योंकि अंगूठा चिन्ह में भी लागू होगा, नीचे स्पष्ट दिया है 73 में, धारा 73 में, ये फिंगरप्रिंट या ये साइन या ये जो हस्तलेख या हैंडराइटिंग है किसी व्यक्ति की है कि नहीं। तो लास्ट में पहले एक उदाहरण देंगे तब भाई ब्रेक दिया जाएगा, कम से कम कंसेप्ट क्लियर रहे, ताकि कल आपका उठाया जाए तो धारा 73 से लेकर 90 तक प्रयास किया जाए, निपट जाएगी धारा, क्योंकि कम पढ़ना है, इधर 91 से समय लगता है। प्री के लिए इधर चल रहा है भाई धारा, प्री में ही केवल आता है, प्री के लिए तैयार रखना है 90 तक, लेकिन 2-3 क्वेश्चन निश्चित क्या होता है इधर से बनता है। सेक्शन जाकर घर पे रटिए। मान लीजिए एक लड़का हाई कोर्ट गया और याचिका दायर किया आयोग के खिलाफ, यह जो आयोग ने हमारी कापी ही बदल दी है, हम गए थे कापी देखने और कापी किसी अन्य के दिखा दी, वो राइटिंग तो हमारी है ही नहीं। तो हाई कोर्ट करता क्या है, अगर उसे लगता है कि हाँ कापी बदली गई होगी, तो ऐसी दशा में आपका आयोग से
कॉपी मंगाता। आयोग से कॉपी हाई कोर्ट पहुंच गई। अब लड़के की राइटिंग है कि नहीं ये कैसे डिसाइड हो? तो हाई कोर्ट तो विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है, तुरंत कहेगा इसको देख कर 2 पन्ना लीजिए और पिछली सीट पर बैठ कर 2 पन्ना अपनी हेड राइटिंग में क्या करिए। अब मैं विशेषज्ञों का विशेषज्ञ हूँ, आपकी कॉपी और 2 पन्ना लिखे हैं, ये मैं स्वयं क्या करूँगा, मिलान करूँगा, तुलना करूँगा और मैं स्वयं जान लूँगा कि आपकी कॉपी में जो आई है आपकी हेड राइटिंग है कि नहीं। तो न्यायालय विशेषज्ञों का विशेषज्ञ है, वो तो स्वयं तुलना कर सकता है कि धारा के तहत आपका 70 तो किसकी तुलना कर सकता है? हस्ताक्षर की कर सकता है और लिखावट की और फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट लेकर लेंस क्या करें, मिलाए। अब लेंस की क्या आवश्यकता है, वो तो मशीन आ गई है, पहले से फिंगरप्रिंट है, मैच हो गया तो ठीक। पहले लेंस से देखा जाता था कि कितना आपका मैंने कितना गैप है या अंगूठा के जो चिन्ह है, हर एक आदमी का अलग अलग होता है भाई, बताया जाएगा धारा 45 तो रेट कर लीजिए। तो 15 मिनट बाद CRPC चलेगा आपका। इतनी धारा याद करके आइए। अब कल हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि ज्यादा